आदाब, नमस्ते नाजरीन। हाल ही में सेक्शन 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, जिसमें उसने हमजिनसी को जुर्म के दायरे से बाहर कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर कुछ दिनों तक खूब बातें की गई और ये सवाल भी उठाया गया कि हमारी सोसाइटी इसको किस तरह से एक्सेप्ट कर पाएगी। ये सवाल शायद अब भी कायम है, लेकिन जब हम इसको अपने आर्ट और कल्चर के मीडियम में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये इतना बड़ा टैबू नहीं था जितना बड़ा टैबू बना दिया गया है। अगर सिर्फ उर्दू शायरी की बात करें तो इसमें एक बहुत खुलापन नज़र आता है। एक ज़माने में इस रिश्ते को खुलेआम कहा भी जाता था और लोग कबूल भी करते थे। खैर, उर्दू शायरी के पोएटिक कल्चर की बात करें तो ये जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि उर्दू में इसे शाहिदबाजी या अमृत परस्ती की इस्तिलाह में समझा जाता है। उर्दू साहित्य में अरबी से लिया गया एक लफ्ज़ है अमृत, जिसका मतलब है खूबसूरत लड़का। इसी से बना अमृत परस्ती यानी समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी। ये उस समाज की सच्चाई है जहाँ समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी को गलत नहीं समझा जाता था, बल्कि ये सूफ़ीवाद का एक नज़रिया था और सूफ़ीवाद का नज़रिया होने के साथ इसे खुदा को पाने का एक रास्ता करार दिया जाता था। किसी ज़माने में इस रिश्ते को लेकर एक प्रचलित शब्दावली थी मोहम्मद शाही जवान। मतलब आप इस रिश्ते को किसी के भी सामने बता सकते थे, खुलकर कह सकते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसे बताने में कोई बुराई नहीं थी, लोग इसे एक्सेप्ट करते थे। अमृत परस्ती या शाहिदबाजी की इस्तिलाह को मौजूदा तनाजुर में यानी अभी के पस मंज़र में समझने के लिए हम इसे गे कल्चर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शाहिदबाजी और अमृत परस्ती की इस्तिलाह में थोड़ा सा फ़र्क करना ज़रूरी है। शाहिदबाजी से मुराद लौंडेबाजी ली जाती थी, जबकि अमृत परस्ती में तसव्वुफ़ की फ़िक्री बुलंदियाँ भी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक तसव्वुफ़ में अपने जेंडर के प्रति रग़बत रखना या अपने जेंडर के लिए अट्रैक्शन महसूस करना दरअसल उसमें ख़ुद को देखना है और इसे एक तरह से खुदा को पा लेने की उसमें ख़ुद को देखने को एक तरह से खुदा को पा लेने की कोशिश भी कहा गया है। उर्दू शायरी में अमृत परस्ती की एक रवायत रही है। इसको ज़रा सा और समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि उर्दू शायरी में जो महबूब है, लवर है, वो हमेशा मुज़क्कर यानी मेल रहा है। इवन कि औरतें जब शायरी करती थीं तो उनका लबो लहजा भी मर्दों का होता था। वो मर्दों की लफ्ज़ियात इस्तेमाल करती थीं, उन्हीं की ज़बान में शायरी करती थीं। माहिरीन का ये कहना है कि पहली बार उर्दू गज़ल में औरत को लाने वाले मजाज थे, यानी उर्दू गज़ल में या उर्दू नज़्म में या उर्दू शायरी में औरत को महबूब बनाने वाले मजाज थे। ये वही शायर हैं जिनका एक बहुत मशहूर शेर है, आपने शायद सुना होगा। तेरे माथे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वरना इससे पहले सूरत हाल कुछ यूँ थी कि एक शेर अर्ज़ कर रही हूँ, जबकि ऐसा हो गंदुमी लड़का, गंदुमी मतलब गेहुआ रंग, जबकि ऐसा हो गंदुमी लड़का तब गुनाहगार क्यों ना हो आदम। मतलब अगर कोई खूबसूरत लड़का है तो उसे देखकर आदमी गुनाहगार क्यों ना हो। या फिर एक शेर कुछ यूँ है कि ख़त नमूदार हुआ वस्ल की रातें आईं, जिनका अंदेशा था मुँह पे वही बातें आईं। ख़त नमूदार होना एक तरह की एडल्ट होने की निशानियाँ कही जा सकती हैं और वस्ल की रातें एक तरह की इंटीमेसी को कहते हैं। तो इस शेर में शायर यही बताना चाह रहा है। ग़ज़ल फ़ारसी से उर्दू शायरी में आई और इसी के साथ अमृत परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी की रवायत भी उर्दू गज़ल में आई। उर्दू गज़ल के नुमाइंदा शायरों के कलाम में ऐसे लफ्ज़ मिलते हैं जिनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो वो बुनियादी तौर पर हमें अमृत परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी की इस्तिलाहें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर महबूब, शौक़, यार, दोस्त, बच्चा, ये सब हम इन सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन जब हम इन शोरा के कलाम में उन लफ्ज़ को देखते हैं, उनका मतलब समझते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये बुनियादी तौर पर अमृत परस्ती के लिए इस्तेमाल की गई है इन लफ्ज़ियात को। इस पोएटिक कल्चर में एक अहम नाम अमानुल्लाह का है। अमानुल्लाह के वालिद शम्स तब्रेज़ थे, जो मौलाना रूम यानी रूमी के स्पिरिचुअल गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि अमृत परस्ती की वजह से अमानुल्लाह को ईरान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने तसव्वुफ़ में इसे एक फ़िक्री बुलंदी अता की।
यहाँ तक कि मीर जैसे शायर की तरबियत भी अमान उल्लाह ने की। शायद यही वजह है कि मीर के कलाम में कसरत से इस मफ़हूम को जगह दी गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि मीर का इश्क किसी औरत या लड़की से कभी था ही नहीं। अमृत परस्ती और अमान उल्लाह से जुड़ा एक वाक़या आपको सुनाऊं कि एक दफ़ा जहांगीर ने अमान उल्लाह को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं बादशाह नसीरुद्दीन की कब्र पर लाते मार कर आ रहा हूँ। जहांगीर ने यह भी कहा कि नसीरुद्दीन ने तकरीबन 15,000 खूबसूरत औरतों से शादी की थी, फिर भी उसकी तस्कीन नहीं हुई। और एक दफ़ा जब वो अपने हौज़ में नशे की हालत में डूब रहा था तो किसी खादिम ने उसे बचाया। होश में आने के बाद उसने अपने खादिम के हाथ कटवा दिए। तो दूसरी दफ़ा जब वो डूब रहा था तो उसको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की और वो डूब के मर गया। ये सारी बात सुनने के बाद अमान उल्लाह ने सिर्फ इतना कहा कि काश वो अमृत परस्त यानी गे होता। जहांगीर इस बात पर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बकते हैं आप, इसके लिए तो मैंने कितनों को सज़ाए मौत दी है। जवाब में अमान उल्लाह ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। अमृत परस्ती या होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ा एक और दिलचस्प वाक़या आपको सुनाना चाहती हूँ, जो बादशाह महमूद गज़नवी और उनके ग़ुलाम अयाज़ से जुड़ा हुआ है। अयाज़ सिर्फ उनके ग़ुलाम नहीं थे बल्कि उनके महबूब भी थे। शायद इसीलिए दरबार का ये दस्तूर था कि जब भी कोई शायर बादशाह की शान में कसीदा पढ़ता, वो उनके ग़ुलाम और उनके महबूब अयाज़ की शान में भी कसीदा पढ़ता। एक दफ़ा का दिलचस्प वाक़या है कि नशे की हालत में बादशाह महमूद गज़नवी ने अपने महबूब अयाज़ के बालों को कटवाने का हुक्म दे दिया। सुबह जब उन्होंने उनकी बदली हुई सूरत देखी तो उन्हें सख्त मलाल हुआ और वो बेचैनी की हालत में कभी उठ जाते कभी बैठ जाते। सारे दरबारी उनकी इस हालत से परेशान हो गए कि भाई बादशाह का मूड नॉर्मल करने के लिए क्या किया जाए। फिर एक शायर ने एक रुबाई पेश की जिसका रुबाई जो कि फ़ारसी में है, उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि महबूब के बाल को तराशने से या काटने से उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। जैसे सर्व के दरख्त को तराशा जाए, सर्व एक तरह का लंबा दरख्त होता है, तो जैसे सर्व के दरख्त को तराशा जाए तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसी तरह से महबूब के बाल को तराशने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। बादशाह को ये सुनने के बाद कुछ तस्कीन हुई और उसने उस शायर को इनाम व इकराम से नवाजा। उर्दू शायरी में ये रवायत वहीं से आती है जहाँ ये दस्तूर था कि बचपन से ही खूबसूरत और हसीन व जमील लड़के को अलग रखा जाता था। उनकी परवरिश अलग तरीके से की जाती थी। उनको औरतों के साथ रखा जाता था, औरतों के कपड़े पहनाए जाते थे, उनके हाव भाव सिखाए जाते थे ताकि वो पूरी तरह से उसमें ढल सकें और उसी तरह रिएक्ट कर सकें। होमोसेक्सुअलिटी में हम अब तक मर्दों की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं औरतों की, उनके आपसी रिश्ते की, उनके दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता था उसकी। कहा जाता है कि एक ख़ास ज़माने में दिल्ली में, हालांकि उस वक्त औरतों को बाहर निकलने के मौके कम ही मिलते थे, मर्दों की तरह इंटरेक्शन का मौका कम मिलता था, लेकिन वो जब भी तीज त्यौहार या मेले ठेले के मौके पे बाहर निकलती थीं तो अपनी मोहब्बत एक दूसरे के लिए दिखाने के लिए आपस में अंगूठी या दुपट्टा बदलती थीं। बाद में उन्हें अंगूठी बदल बहनें या दुपट्टा बदल बहनें कहा जाता था। बाद के ज़माने में हम इस्मत का अफसाना लिहाफ देख सकते हैं, उसमें इस तरह के रिश्ते को लिखा गया है, बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे। द वायर उर्दू से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.